So today we are going to start with the next topic of unit number 5. It is the factors which are affecting the absorption of gases on the solid surface. Solid जो आपके पास एब्जॉर्बेंट होगा उसके ऊपर आपकी गैस जो है वो किस तरह की गैस जो है वो आपकी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो या कम हो। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। जो आपकी गैस है वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सो फर्स्टली राइट द फैक्टर्स। The first one is the nature of gas. Write down. The first one is the nature of the gas which is to be absorbed on the surface of this solid. The first factor is, firstly we'll write the number of factors. पहले factors लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। The first one is nature of the gas. Second one is nature of adsorbent. Adsorbent क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? अंजलि कुमारी बताइए जरा, adsorbent क्या होता है? The third factor is specific area. हाँ जी, अंजलि को पूछा मैंने, अविनाश को नहीं। अंजलि अंजलि कुमारी आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? यस मैम। तो बताएंगे, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या मैम? वंश आप थोड़ी देर के लिए आए, आपने फिर से बंद कर दिया। अविनाश का बंद है, कार्तिक, उदय मेहरा, आयुष ठाकुर। The third one is specific area of adsorbent. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है हमारे पास? The other factor is effect of pressure. The last one is activation of adsorbent. So these are few factors on which the rate of adsorption depends. कि आपके नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा कि गैस किस नेचर का है, क्या उसका लिक्विफिकेशन इजीली हो जाता है या नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। कि एड्सॉर्बेंट किस तरह का है, क्या वो उस गैस को एड्सॉर्ब कर भी पा सकता है या नहीं। अनदर वन इज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास मान लीजिए एक कोल का पीस है, वो हमने शायद पिछले चैप्टर में बात की थी कि कोल का पीस है और अगर हमने उसको क्रश्ड फॉर्म में ले लिया है, उसको पल्वेराइज कर दिया है, तो हमारे पास जो होता है वो एरिया जो है, सरफेस एरिया की बात हुई थी वहां पे, तो एरिया बढ़ जाता है और आपके पास जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। वही यहाँ पे भी ऐसा ही केस हमारे पास आएगा। स्पेसिफिक एरिया जिस पोर्शन पे आपकी गैस जो है वो एब्जॉर्ब होगी वो कितना है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी, अगर कम है तो कम गैस एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है गैस तो मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है आपके पास। क्लियर है? तो another one is what is the effect of temperature। के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है एब्जॉर्प्शन पे। हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात की थी अभी पीछे,
पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, और हमने ये कहा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा था, एक ग्राफ भी बताया था मैंने आपको इस तरह से, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और आपके पास टेम्परेचर के बीच में ग्राफ क्लियर है। तब ये आएगा तब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस है उसको आप कंप्रेस कर दोगे। लिक्विफिकेशन में ये दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो आपके क्या होते हैं, काउंट करते हैं ना। जब आप गैस को लिक्विफाई करते हैं तो टेम्परेचर को घटा देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो आपकी इजीली गैस लिक्विफाई हो जाती है ना। पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासेस पे कहीं, पिछले साल भी पढ़ा आपने। We have to vary two factors. One is temperature and the second one is what? Pressure to liquefy a gas. एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको इन दो चीजों में वेरिएशन करना पड़ता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बहुत फास्ट मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है। एंड द लास्ट वन, द फैक्टर इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर आपके पास कुछ ऐसा एड्सॉर्बेंट है उसका जो सरफेस है वो एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। हम मेथड देखेंगे कौन कौन से मेथड्स जो है उनसे आप जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस है उसको एक्टिवेट कर सकते। चलो भाई मुझे बताइए शिवाली जसवाल, एड्सॉर्बेंट क्या होता है? दो टर्म्स पढ़ी थी हमने, एक एड्सॉर्बेंट और दूसरा एड्सॉर्बेंट। हम जिस पे गैस एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ओके, और एड्सॉर्बेंट क्या हुआ? एड्सॉर्बेंट क्या हुआ बेटा? एड्सॉर्बेंट तो आपने बता दिया कि जिसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब होगी। एड्सॉर्बेंट क्या हुआ? कुछ एड्सॉर्ब भी हो रहा है ना उस एड्सॉर्बेंट पे, कोई सब्सटेंस आपका एड्सॉर्ब भी हो रहा है उस एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो जो एड्सॉर्ब होगा वो क्या है आपके पास? एड्सॉर्बेंट। ये हमारे पास मान लीजिए मेटल का सरफेस है या कोई सॉलिड है, इसके ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये गैस क्या हुई बोलो? ये क्या हुई? तभी हमने ये चीजें क्लियर की थी पहले, क्योंकि अब बार बार नहीं आपको बोलेगा कि सॉलिड सरफेस पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की बात होगी। अब जो आपके पास एड्सॉर्बेंट है ऑन द सब्सटेंस on which the absorption is taking place, on which the other substance got absorbed. और जो एड्सॉर्बेंट है उसका डेफिनेशन कौन बताएगा? सचिन कुमार कहाँ चले गए आप? सचिन बोलिए। एड्सॉर्बेंट को डिफाइन करिए। यस मैम। एड्सॉर्बेंट को डिफाइन करिए बेटा। सबस्टेंस व्हिच इज एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब बोल रहे हो फिर तुम? एड्सॉर्ब है, एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर की थी कि एब्सॉर्प्शन नहीं बोलना है, एड्सॉर्प्शन है ना। इट इज अ सरफेस फिनोमेना ओनली, तभी तो चैप्टर का नाम ही सरफेस केमिस्ट्री आपके पास। समझ रहे हैं? अगर एब्जॉर्प्शन तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो आप ऐसे भी सीख जाते हैं अपने डेली लाइफ में। बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन वाले। कपड़े डिप किए पानी में, एब्जॉर्प्शन है। समझ रहे हैं? पानी वानी गिर गया, आपने उसके ऊपर स्पॉन्ज रखा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज नॉट अ कॉमन, आपके पास कॉमनली नहीं आप देखते हैं इसको। क्लियर है? आप थोड़े घर में चॉक को डिप करेंगे, आपने क्यों इंक में डिप करनी है, आपने क्यों वो देखना है? किया कभी? नहीं किया ना। बट कपड़े वपड़े तो धुलते हैं आपके घरों में, आप डिप करते हैं, देखते हैं वो एब्जॉर्प्शन अंदर तक चला गया, उसके बल्क में चला गया पानी। क्लियर है? हमारे पास घरों में मेटल्स वगैरह थोड़ी पड़ी है कि हमने गैस पास करानी है, हमने देखना है वो। इज इट क्लियर?
तो एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट बच्चे, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट। याद रखेंगे ये जो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ये आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन है, डी डी ये क्लियर है। नाउ द फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, दैट इज नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी। तो हमारे पास ऐसी गैसेस जो इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कौन सी गैसेस जो है वो इजीली लिक्विफाई होती हैं। हमने पीछे भी एक कहीं पढ़ा कि हमारे पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड है और अगर हमारे पास मीथेन, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट इज क्वाइट हाई इन द रेंज ऑफ 630 केल्विन, शायद हमने वहां पे पढ़ा। ठीक है, सपोज कि हमारे पास जो एड्सॉर्बेंट, नॉर्मली आपके पास ना एड्सॉर्बेंट जो यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है दैट इज चारकोल, सॉलिड उसका सरफेस है, या फिर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। तो ये जो एड्सॉर्बेंट होता है नॉर्मली यहाँ पे जो लेते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक में है आपके पास, वो आपके किस तरह से बिहेव करते हैं, वो मतलब हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिसमें देखिए आयरन है, निकेल है, कॉपर है, मतलब ये सारे के सारे। आप जब भी कैटलिस्ट की बात करते हैं ना कि भाई हमें कैटलिस्ट चाहिए, जैसे हमने वही वाला रिएक्शन किया था दैट इज हाइड्रोजनेशन वाला, तो हाइड्रोजनेशन में हमें क्या चाहिए था, निकेल चाहिए था या प्लेटिनम चाहिए था या पैलेडियम चाहिए था। तो ऐसी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो नॉर्मली हमारे पास एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे पास ये रिएक्शन है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का रिएक्शन होता है और बनता है हमारे पास अमोनिया। तो यहाँ पे भी जो मेटल ली है एज अ कैटलिस्ट वो क्या है हमारे पास, वो भी कहाँ से है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप जब भी मतलब ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट दिया है और वो कैटलिस्ट आपके पास क्या होता है, दे आर फ्रॉम पी ब्लॉक। नॉर्मली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, कभी भी आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं दिए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट, कभी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं दिए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो वो कहाँ से उठाई, ये चीज ध्यान में रखनी, नोट की फॉर्म में लिख लो। जो कैटलिस्ट है टू कैरी आउट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर फ्रॉम transition elements, and transition elements are d block elements। क्लियर है, आपके पास आगे ये वाला चैप्टर आएगा कि why the d block elements are known as transition elements। शायद क्लास 11th में भी जब हमने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा डिस्कस किया था वहां पे मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों हम इनको कहते हैं। अभी चैप्टर आएगा आपके पास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहते हैं। हम वहां पे हमने सिंपल ऐसा बोला था कि भाई हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो जनरली नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स आपके पास होते हैं, और बीच में पड़ा होता है डी ब्लॉक। तो ये ट्रांजिशन है, मेटल्स से जब आप नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं तो बीच में कौन आ रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपके पास इसलिए उनको क्या कह देते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं कि भाई आपके मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं आपके एलिमेंट्स, और बीच में कौन पड़ रहा है, वो बाया बाया कहाँ से जा रहे हैं, थ्रू द डी ब्लॉक। क्लियर। तो हम ये बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, जो आपके पास कैटलिस्ट हैं दे बिलोंग्स टू ट्रांजिशन मेटल्स। तो हमने बात की कि भैया आपके पास जो एड्सॉर्बेंट है बेसिकली क्या लिया जाता है, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल लिया जाता है। जैसे हमने चीनी को येलो कलर से उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना था, तो हम क्या लेते थे, हम चारकोल का एक बेड लेते थे और पास कर देते थे सॉल्यूशन को। और चारकोल की क्या आपके पास एक खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है चारकोल की, कि जो आपके पास कलर्ड इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या कर लेता है, वो
एब्जॉर्ब कर लेता, अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता। क्लियर है? अभी हम तो बात कर रहे हैं वो दैट इज ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो गैस ऐसी होनी चाहिए जो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। और कौन सी गैसेस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, शुड बी हाई। The critical temperature is the minimum temperature above which no gas can be liquefied. अब हमारे पास दो गैसेस दे दी, सपोज वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज मीथेन। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन की रेंज में, और मीथेन का मुझे भूल गया है, अराउंड 100 का कुछ रेंज था ना, इन द रेंज ऑफ 100 और मोर देन 100, इट इज 190। तो यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आपको ज्यादा दिख रहा है, दिस वन। तो इसका लिक्विफिकेशन जो होता है वो इजीली हो जाता है, ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। और वो गैस जो इजीली लिक्विफाई हो जाए वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब आप चारकोल की ही अगर बात करें तो चारकोल का सरफेस है, चारकोल इज वर्किंग एज एब्जॉर्बेंट, और आप पास करते हैं सपोज सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों की दोनों गैसेस को पास करते हैं चारकोल के सरफेस के ऊपर से, तो कौन सी वाली गैस जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। आपको रीजन पूछ ले कि व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड गॉट मोर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई एंड ड्यू टू विच the high critical temperature due to which it can easily be liquefied, and the gases which are easily liquefied got more adsorb on the adsorbent. Clear है? समझ आया कुछ? Yes, ma'am. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पर पूछता नहीं है, वैसे आपसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल पूछेगा कि फैक्टर्स बता दो। ठीक है? Yes. तो जो भी क्वेश्चंस लिखाए जाते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है, उसको लिखिए और अपना कॉपीज भी वैसे मेंटेन करिए। क्लियर है? आपको इजी रहता है जब आपका एग्जाम टाइम आता है, तो इजीली आपको अगर नोट्स बने होते हैं ना, तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पता होता है कि मैंने बनाया, मैंने खुद बनाया। ऐसा नहीं कि किसी और के नोट्स ले लिए उनको पढ़ा, मुझसे तो नहीं पढ़े जाते, आप पढ़ लेते हो। आपको अगर बनाने हैं तो फिर अपने बनाइए ना। और बुक्स सबके पास है, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सबके पास है। Yes, ma'am. मैंने आपको टेक्स्ट बुक बोली थी एनसीईआरटी की, वो होनी चाहिए। ठीक है? और जब मतलब +2 हो भी जाएगी तो किसी को देनी नहीं, वो अपने पास रखनी है, किताबें अपने पास होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेंगे, और जो रेफरेंस बुक है दैट इज ऑफ मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, और ऑथर है उसके डॉक्टर एसपी जॉब। ठीक है? रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं होता, या तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट 6th से अंडरस्टूड, तब आप एनसीईआरटी मतलब को फॉलो कर सकते हैं इजी। बट जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न या कुछ भी आपके पास सिलेबस वगैरह रहता है, तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए बोलता है कि एनसीईआरटी से जितने भी आपके ऑल इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनका जो भी आपके पास कंटेंट आता है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम मॉडर्न्स की लो, तुम दिनेश की लो, तुम प्रदीप की लो, वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। आपको यही कहेगा कि एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो। तो बेस्ट एनसीईआरटी किसके लिए है? बायो वालों के लिए बेस्ट है। बायो का निकल जाता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकल जाते हैं एनसीईआरटी से। तो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा ठीक है, फिजिक्स के लिए आप कहेंगे मुझे एनसीईआरटी से ही पढ़ना, दैट इज नॉट
सुटेबल, राइट। आपको उसके लिए न्यूमेरिकल्स या जितना भी डेरिवेशन का पोर्शन है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो वन फैक्टर आपने डिस्कस कर लिया कि कैसे नेचर ऑफ गैस के ऊपर जो है एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट, एब्जॉर्प्शन किस लेवल तक जाएगी वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ये वाला? यस मैम। Yes, ma'am. The second one is what? That is nature of adsorbent. It is the nature of adsorbent. अब जो आपके पास एड्सॉर्बेंट है जिसके ऊपर कोई गैस जो है वो एड्सॉर्ब होगी, वो कैसा होना चाहिए? उसमें पोर्स होने चाहिए, पोरस मटेरियल होना चाहिए आपके पास, या फिर वो कैसा होना चाहिए? एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो किसी और को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अगर खुद एक्टिव नहीं है तो किसी और को क्या बोलेगा, अगर खुद ऐसे स्टिल बैठा हुआ है तो किसी और को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब भी हमने लिखा, देखिए ये देखिए पीछे भी लिखा ना हमने, दैट इज कि एक्टिवेटेड चारकोल हमें चाहिए। क्लियर है? हमारे पास चारकोल है ना, पोर्स होते हैं उसमें, या फिर वो कैसा होता है? एक्टिवेटेड होता है। तो अगर एक्टिवेटेड है तभी वो क्या कर पाएगा? एड्सॉर्बेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितना ज्यादा एक्टिव सरफेस आपके पास एड्सॉर्बेंट का होगा वो उतना ही क्या करा पाएगा? इसी चीज को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा पाएगा। क्लियर है? तो एड्सॉर्बेंट कैसा होना चाहिए? उसका सरफेस एक्टिव होना चाहिए, या पोरस मटेरियल का बना होना चाहिए। लाइक मोस्ट ऑफ द adsorption processes are carried out in the presence of activated charcoal, or we can take the transition metals as an adsorbent. Most of the gases जो है वो आपके जो activated charcoal है ना उसके ऊपर क्या हो जाती है? एड्सॉर्ब। और इसी वजह से आपका एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना उसका यूज किया जाता है। वो जो हमने बात की थी ना कि माइंस में जाते हैं और वो मास्क वगैरह लगाते जाते हैं, तो मास्क में भी किस चीज का यूज किया जाता है? दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। रीजन कि वहां पे जैसे कोई पॉइजनस गैस जो है वो लीक कर गई, मतलब वहां से निकली, तो क्या हो जाएगी? उस चारकोल का जो मास्क होगा जिसके ऊपर चारकोल की लेयर होगी वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन होती तो वो पॉइजनस गैस तो अंदर चली जाती, फिर तो गए। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ सरफेस पे वो गैस जो है वो क्या हो गई? रह गई, अंदर नहीं गई। क्लियर है? अगर वो एब्जॉर्प्शन होता तो क्या होता? मान लीजिए आप चले गए किसी माइन में, चले गए, वहां पे पॉइजनस गैस निकल रही है, आपने मास्क वास्क नहीं लगाया है, तो कहते हैं ना कि दम घुटने से इतने लोगों की मौत हो गई। पढ़ते होंगे आप, कहते हैं, पढ़ते हो ऐसा? यस मैम। कि कोयले की खान में इतने जो आपके लेबर था वो क्या हो गया भाई? गया कहाँ? ऊपर, है ना? तो क्यों हुआ? उन्होंने मास्क वास्क नहीं लगाए होंगे, या उन्होंने ऐसी कोई प्रिकॉशंस नहीं ली होंगी। क्लियर? जनरली ये प्रिकॉशन ली जाती है कि जब भी माइंस पे जाते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल वाले जो मास्क है उनका यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर लेता है? मोस्ट ऑफ द गैसेस को क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर देगा। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। क्लियर है? यस मैम। और जो आपके पास हमारे पास एब्जॉर्बेंट है वो भी, जैसे हमने दो की तो बात कर ली है, उसके अलावा हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, लाइक सिलिका जेल है या एल्यूमिना है हमारे पास। इसकी भी बात की थी ना हमने स्टार्टिंग में, इसके सरफेस के ऊपर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। हमने दो चीजें बोली थी कि भाई हमारे पास जो बॉटल्स होती है ना, वो इंसुलेटेड बॉटल्स, उनके अंदर एक पाउच सा पड़ा होता है, उसमें क्या होता है? ये भरा हो सकता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड भरा हो सकता है, पर कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कराता है वो। और जो सिलिका है आपके पास, सिलिका जेल है, उसमें क्या होती है? एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होगी? एड्सॉर्प्शन। इज इट क्लियर? तो हम इनको भी एज एन एड्सॉर्बेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ना पोरस मटेरियल होता है।
जब भी हम इनका स्लरी बनाते हैं, स्लरी मतलब क्या है, हमने सिलिका लिया और उसका पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, उसका पेस्ट बनाते हैं हम, और उसके बाद हम उसको जैसे सूखने के लिए रखते हैं, सूखा वो, तो जब उसके सरफेस को आप जज करेंगे ना, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास का स्लैब जैसा है, उसके ऊपर आपने उस सिलिका जेल का स्लरी बना के क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली, और उसको अवन में रख दिया। अवन में सुखाने के बाद जब आप उसको निकाल के देखेंगे ना, तो उसका जो सरफेस होता है उसमें ना पोर्स बने होते हैं, पोर्स है, कोई गैस वहां से आपकी क्या कराएंगे, आप पास कराएंगे, तो पोर्स में क्या हो जाएगी, वो गैस एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि सिलिका जो आपके पास जेल है वो भी एब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है? आप बोलेंगे दिस इज एब्जॉर्प्शन, नो दिस इज एब्जॉर्प्शन। One more, that is alumina. It is Al2O3. It is also taking part in the process of adsorption. तो हमारे पास कुछ मटेरियल जो आपने याद रखना है, एक्टिवेटेड चारकोल की बात भी होती रहेगी और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी बात भी होती रहेगी, बट इसकी बात आपके पास बहुत कम होगी। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो सिलिका जेल है और जो एल्यूमिना है, दे बोथ आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अब सिलिका जेल की मैं आपको एक एप्लीकेशन बताती हूँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी का, कहीं पढ़ा आपने कभी? क्लास 11th में था, जहाँ पे प्रोसेसेस थे आपके पास सेपरेशन की, हमारे पास 2 या 3 मिक्सचर मिक्स हो, तो वहां पे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन स्टीम डिस्टिलेशन, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर, ठीक है। वहां पे एक प्रोसेस आया था क्रोमेटोग्राफी का, और क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है ना जिसमें हमारे पास हम कोई कलर्ड सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो गए तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक by which we can separate the content which are generally colored in it। जैसे मान लो मेरी ब्लू और रेडिंग मिक्स हो गई, मुझे उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमारे पास एक टेक्निक होती है दैट इज क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी की भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच। क्लियर है? सिंपल, आपके पास अभी +2 लेवल में एक प्रैक्टिकल आएगा क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें आप एक कागज लेंगे, कागज मतलब क्या, एक फिल्टर पेपर लेंगे, उस पे वही जो मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास इंक मिक्स हो गई है तो हम क्या करते हैं, उन इंक को उस पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर हमारे पास एक और टेक्निक, मतलब क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है, एक तो होगी पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक हमारे पास है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपके पास एक ग्लास का इस तरह से स्लैब होता है, आप इसका स्लरी बनाते हैं, इसका एक पेस्ट बनाते हैं और फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। हमें कोई 2 चीजें अलग करनी है, तो हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी के टाइप से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सपोज कि भाई मेरे पास एमाइनो एसिड्स है, एमाइनो एसिड्स मिक्स हो गए, ग्लाइसिन, थायमिन, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये मिक्स हो गए हैं और मैं इनको क्या करना चाहती हूँ, सेपरेट करना चाहती हूँ। तो मैं ये वाली टेक्निक जो है वो क्या करती हूँ, यूज करती हूँ। हमने स्प्रेड कर दिया, फिर इसको ओवन में रख दिया, सूख जाता है। फिर मैंने आपको कहा कि जब आप इसके सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे, वहां पे आपको पोर्स दिखते हैं। आप क्या करते हैं, इस ग्लास स्लैब को लेते हैं, इस तरह से एक बीकर में रखते हैं, बीकर में कोई सॉल्वेंट डालते हैं और यहाँ पे ना डॉट लगा देते हैं, वो जो आपके पास मिक्स हो गए होते हैं, क्या बोला हमने, अमाइनो एसिड्स मिक्स हो गए हैं, आपने उनका डॉट लगा दिया। अब क्या होगा, जब आप इसको ना सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो सॉल्वेंट जो है ना इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट फ्लो करेगा ना ऊपर की तरफ, वैसे वैसे ये वाला जो आपके अमाइनो एसिड्स है ये भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे। अब कुछ अमाइनो एसिड जो है वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे और कुछ जो है उनका इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इंटरेक्ट जो हो गए वो नीचे ही रुक के, क्योंकि उनका इंटरेक्शन हो गया। क्लियर है? और जो इंटरेक्ट नहीं हुआ वो क्या करेंगे, फ्लो करना
जारी रखें। क्लियर है? तो इस तरह से हम ना दो चीजों को सेपरेट आउट कर लें। अब ये तो बहुत ही सिंपल जैसा था, हमारे पास हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें आपको दिखता है, आप उसको अलग अलग करता हुआ देखते, यहाँ पे अलग कर नहीं सकते, आपको दिख रहे हैं कि सेपरेट हो गए, निकालेंगे कहाँ, है ना? तो एक हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना, उसमें जैसा ब्यूरेट होता है ना, हमारे पास इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने मुझे नहीं लगता लैब में कभी आए हैं, उसमें आपको यही सिलिका जेल भरते हैं, इसका स्लरी बनाया और उसको भर दिया। सपोज करो कि भाई मैं ऐसे एक कॉमन सा एग्जांपल ले रही हूँ आपके साथ कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, जैसे फैंटा हो गया और क्या कोक, मतलब मान लीजिए मिक्स हो गया एंड यू वांट टू सेपरेट, आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, आपने क्या किया, इस तरह का एक कॉलम लिया जिसमें सिलिका जेल भरा, जो हमने बोला कैसा है, पोरस मटेरियल है, और उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, एब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है। आप क्या करते हैं, इसमें उसको डाल देते हैं, वो जो मिक्स हो गया है, जो मिक्सचर है, और फिर इसमें सॉल्वेंट फ्लो कराते हैं, कुछ मतलब ऐसा आपने मटेरियल डाला कि जिससे ये मिक्सचर जो है उसमें क्या होता जाए, एब्जॉर्ब होता जाए और मूव करता जाए। आप क्या देखेंगे, उस मिक्सचर में एक कंटेंट ऐसा होगा जिसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट के साथ, दूसरा ऐसा होगा जिसका कम होगा, तो उस तरह से वो फ्लो होना शुरू होंगे। अच्छा, फ्लो होते 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 यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, आप सॉल्वेंट डाले जा रहे हैं, वो नीचे फ्लो होते जा रहे हैं, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लास्क ले लेंगे, फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से खोला, एक को अलग कर लिया, इस नोजल को बंद कर दिया, फिर से सॉल्वेंट फ्लो कराया, दूसरा आपने क्या रखा है, यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क आप रखेंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा वाला सेपरेट होते हुए दिखेंगे आपको, मतलब आप सेपरेट कर पाएंगे उन दो चीज। तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है उसका भी यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और मैक्सिमम कहाँ यूज किया जाता है सिलिका जेल का, वो लिख लीजिए, इन द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is a technique by which we can separate out the constituents या two contents या more than two contents by the process of adsorption. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह से हमारे पास एल्यूमिना है, एल्यूमिना का भी यही सेम आपके पास प्रोसेस रहता है। अगर आपने ये कॉलम सिलिका जेल का नहीं बनाना तो एल्यूमिना का भी बनाते हैं कोई लोग, कई लोग एल्यूमिना का भी बनाएंगे। एल्यूमिना का इसमें क्या भरेंगे, उस स्लरी पेस्ट जैसा भरेंगे, उसको सेट होने देंगे, और उसके बाद इस तरह से प्रोसेसिंग करा के उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. The next one is, नेक्स्ट आपके पास क्या फैक्टर था, इट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपोज होगा, जितना सरफेस आपके पास एक्सपोज होगा जिसका एब्जॉर्बेंट का, उतना ही गैस आपके पास क्या होगी उसके ऊपर एब्जॉर्ब। और जितनी ज्यादा गैस हुई, जितना आपके पास क्वांटिटी गैस का एब्जॉर्ब हुआ, उतना ही हम क्या मानेंगे कि भाई इतनी ज्यादा क्या हो रही है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है। द मोर विल बी द स्पेसिफिक एरिया, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी ही एक्टिवेटेड साइट्स होंगी उसके ऊपर, उतना ही पोरस साइट्स होंगी उसके ऊपर, और उतना ही गैस उसके ऊपर क्या होगी, एब्जॉर्ब। जैसा ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने कोयले का पीस लिया, ओनली दिस सरफेस इज एक्सपोज, आपने इसको क्या कर दिया, क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद इसका पाउडर बना दिया, इस तरह से पूरा का पूरा पाउडर जो है आपने बिखेर दिया है, ठीक है। तो देखो बढ़ गया इसका एरिया, एक्टिविटी साइट्स बढ़ गई। पहले इस सरफेस के ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही थी, और आप देखिए जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, मिक्सचराइज कर दिया, आपने इसका क्या बना दिया है, पाउडर बना दिया है, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया, आपके पास नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ गई हैं, और साइट्स बढ़ने से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल को क्या करते हैं आप, जैसे आयरन का पीस है, उसके छोटे 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 पीसेस उसके क्या कर लेते हैं, बना लेते।
वहां पे आपको ना कभी कभी कोई रिएक्शन लिखता है तो रिएक्शन में आपको ना एक वर्ड मिलता है दैट इज फाइनली डिवाइडेड। ऐसा लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड लिख। व्हाट डज इट मीन कि भाई पहले हमने पीस किया था और उसको क्या कर दिया छोटे 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 इसमें क्या कर दिया है। और जैसे चिप्स होते हैं ना आपके पास आलू के बने होते हैं, पहले एक बड़ा सा आलू था फिर उसके छोटे 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 क्या कर दिए पीस कर दिए हैं। तो या तो ऐसा लिखा होता फाइनली डिवाइडेड लिखे या फिर ऐसा लिखता है स्मॉल चिप्स ऑफ व्हाट लिखे। तो छोटे छोटे जब पीस कर देंगे, मान लीजिए वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक आलू है, आलू कैसा दिखेगा, आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिए, आपने बिखेर के रख दिए, क्या वो सरफेस एरिया बढ़ गया, आपको ज्यादा दिखेगा। आपको लगता है अरे वाह, मतलब जो 10 रुपीज का पैकेट है उसमें आपको लगता है पता नहीं कितने सारे चिप्स हैं, वो मुझे नहीं लगता आधे आलू के भी होते हैं। आप लेते हैं उनको खाते हैं मिर्ची से ना, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, अभी बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। पहले एक ऐसा पीस था और अब हमने छोटे छोटे पीसेस बना दिए। है ना, ऐसा बना दिया आपने। तो ये देखो अब तो चारों तरफ यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे भी गैस एब्जॉर्ब होगी, होगा ऐसा। और पहले क्या हो रहा था, ओनली ऑन दिस सरफेस। तो पहले जो गैस का कंटेंट था या एक्सटेंट था वो क्या था, कम था एब्जॉर्प्शन का, और अब क्या हो गया, बढ़ गया जब आपने उनको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर। इज इट क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है जब आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अपने एब्जॉर्बेंट। इज इट क्लियर? हमने तीन अभी तक जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए कि भाई नेचर ऑफ गैस, द सेकंड वन इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड द थर्ड वन इज व्हाट, इट इज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्ब। क्लियर है? द फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एब्जॉर्प्शन? हमने पढ़ा है ना कि एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बताया था मैंने आपको। एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ एंड ऐसा ऐसा करके पूछ सकता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, जब आपके पास एक गैस जो है वो क्या कर रही है, किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा ना, एनर्जी चाहे कम रिलीज हो चाहे ज्यादा रिलीज हो, बट एनर्जी रिलीज हो। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, हमारे पास लीक केटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है आपने, लीक केटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है कभी +1 में? है किसी को आइडिया? शिवांश कटोच, लीक केटलियर प्रिंसिपल बताएंगे जरा मुझे। शिवांश कटोच, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्षितिज, उदय मेहरा, प्रतीक्षा से आप, प्रतीक्षा। अगर नहीं पढ़ा है तो कल पढ़ के आइएगा क्लास, समझ रहे हैं? लीचेटलियर प्रिंसिपल में आपसे सुनूंगी कि होता क्या, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, ऐसे भी मुझे भी समझना है, मुझे भूल जाता है। आप समझाएंगे मुझे कि लीचेटलियर क्या कहना चाहता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था। कि आपके पास कोई सिस्टम है, आपने उसको सब्जेक्ट कर दिया टू द टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप वेरी करते हैं तो आप जब उसको वेरी करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पे उस सब्जेक्टेड जो भी आपने टेम्परेचर वेरी किया है या प्रेशर वेरी किया है उसका इफेक्ट क्या हो, नेग्लिजिबल हो, आपको दिखे ना। तो डेफिनेशन, कम से कम डेफिनेशन याद करके आइएगा, और फिर नहीं पता चलता है फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे समझना है लीचेटलियर। समझ के
तो अभी हम लीच एटलियर की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको लीच एटलियर क्लियर नहीं है, कल आप पढ़ के आएंगे फिर हम लीच एटलियर की बात करेंगे। हम सिंपल देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते थे आपने पहले ही बोला कि रिएक्शन जो है आपका एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपके पास एब्जॉर्प्शन थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई। कैसे, आपने एक मेटल का सरफेस लिया था ना और आपने बोला था कि हमने यहाँ से कोई गैस पास कराई जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गॉट एब्सॉर्ब्ड इन द इंटरस्टिशियल साइड्स, जो उसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस थे वहां पे हाइड्रोजन क्या हो गई, फिक्स हो गई थी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस मेटल का सरफेस क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, वो होल्स भी खुल गए और वो हाइड्रोजन जो थी वहां से क्या हो गई, एक्सपेल हो जाती है। तो एब्जॉर्ब हुई हुई गैस क्या हो गई, वहां से डिसॉल्व हो गई, वहां से चली गई। क्लियर है? तो एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीजेस। ऑक्लूजन हो जाता है वहां पे, एक प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे मेटल का सरफेस ऐसे खुलता है, वहां से जो भी उसके बीच में फंसी हुई चीजें वो क्या हो जाती हैं, एक्सपेल हो जाती है, निकल जाती है। और गैस तो एक्सपेल हो ही जाएगी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर मिलेगा तो और ज्यादा भागना शुरू करेंगे इधर उधर। क्लियर है? Yes. Yes. हमने जैसे बात की लिक्विफिकेशन की बात की ना हमने अभी पहले फर्स्ट वाले फैक्टर में हमने लिक्विफिकेशन की बात की थी। तो लिक्विफिकेशन देखिए गैस की कैसी होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं आप छोटी क्लास में, वो बड़े दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं पूछता है एक दूसरे को, कोई भी नहीं पूछ रहा है। दो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इन दो की करूँ इन दो की करूँ नहीं होगा, एक दूसरे की तरफ कोई इंटरेक्शन नहीं। क्लियर है? अपना मजे से एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, एक कह रहा है मैंने पालमपुर जाना है, दूसरा कहता है मैंने कांगड़ा जाना है, तीसरा कहता है मैंने धर्मशाला जाना है। समझ रहे हैं? तो तभी आपके पास आपने इनको मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ज्यादा होती है। और किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होती है, जब उसके पास ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे गैस की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में टेम्परेचर से सीधा रिलेट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल जिस तरह से भाग रहे हैं, वाइब्रेशन उनमें हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब Yes, आपने ma'am. क्या करना है, उनको भी फास्ट फास्ट लाना, लिक्विफाई करना, मतलब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड जो उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है आपस में, forces of attraction they are stronger than the forces of attraction among in the gaseous, उससे ज्यादा। तो पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको रोकना भी पड़ेगा ना कि भागो मत भाई इधर उधर, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लोअर डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर लो किया, मॉलिक्यूल शांत हुए थोड़े से, उस वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। एक चीज for the liquefaction, the one condition is what, you have to lower down the temperature. Clear है? Second thing, to liquefy a gas you just have to increase the pressure. मान लीजिए पहले इतने सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहे थे आपके गैसियस मॉलिक्यूल, अब तो भागेंगे, ज्यादा स्पेस मिलेगा तो ज्यादा इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। अब आपने क्या किया भाई, उनको करीब लाने के लिए आपने प्रेशर बढ़ा दिया। अब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स पहले इतने स्पेस के अंदर थे, अब आपने उनको क्या कर दिया, कंपैक्ट कर दिया और इतने स्पेस के अंदर ले आए, इतने वॉल्यूम के अंदर ले आए। क्लियर? अब वही मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल थे, अब इतने स्पेस में, अब इतने ही स्पेस में 100 मॉलिक्यूल, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो होगा, उनका होगा, इंट्रैक्शन हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए और वो कौन सी स्टेट में चेंज होना शुरू हो गए, लिक्विड।
क्लियर है? तो दो कंडीशंस आप वेरी करते हैं, आप चेंज करते हैं टू लिक्विफाई अ गैस. वन इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये समझते हैं ना, नीचे को जो मैं साइन लगाती हूँ दैट इज फॉर डिक्रीज, एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. प्रेशर को क्या कर दिया भाई आपने, इंक्रीज कर दिया. तो ये कंडीशंस पता होनी चाहिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. तो यहाँ पे क्या इफेक्ट रहा टेम्परेचर का, कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है या एब्जॉर्प्शन जो है गैस की वो कम हो गई है. क्लियर है? गैस का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि गैस जो है वो मेटल के सरफेस के एक्सपेंड होने की वजह से वहां से क्या हो गई है, एक्सपेल. देखिए ये था फिजिकल. आपके पास एब्जॉर्प्शन की ही बात करेंगे हम, यहाँ पे केमिकल की रह दीजिए, क्योंकि केमिकल जो है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पहले बढ़ता फिर कम होगा. ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे. ओनली फॉर द फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर आपको आ जाता है तो आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बेस पे इसको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर. क्लियर? प्रेशर वाला भी हमने देख लिया कि प्रेशर जो है, मान लीजिए ये आपके पास द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ये गैस थी ना, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो किस तरफ जाएगी, उधर आपके सॉलिड सरफेस की तरफ जाएगी, और ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरफ जाने से उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब. क्लियर है? Yes, ma'am. तो प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारी जो लिक्विफिकेशन है वो भी बढ़ती है, और हमारी एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होती है, बढ़ती है. समझ गए? समझ गए? नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, द लास्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट. आपका कोई एब्जॉर्बेंट जो है वो एक्टिवेट नहीं है, उसका जो सरफेस है, मैंने पहले बात की कि हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो किस तरह से जो है आप क्या करते हैं, किसी एब्जॉर्बेंट को एक्टिवेट कराते हैं. मान लीजिए आपके पास एक तो फाइन मेटल दे रखी है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सरफेस है, तो गैस के उस पर एब्जॉर्ब होने के चांसेस नेग्लिजिबल. अब आप कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, आप कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसको उसके सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं और सरफेस कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है. The one method to activate the surface of or activate the absorbent, you just rub anything on that and make it surface rough. उसके सरफेस को क्या करना है आपको, रफ बना. क्लियर है? रफ बन गया तो हो सकता है जब आप उसको इस तरह से रफ कर रहे थे तो उसके अंदर क्या हो गया, फोर्स जनरेट हो जाए. कोई चीज आपके पास, जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है आपने, डिटेल में पढ़ा होगा +1 में. फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ करते हैं. जैसे आपने मान लीजिए ये टाइल्स हैं आपकी यहाँ पे फ्लोर पे पड़ी हुई, इन पे आप इजीली फिसल जाते हैं. या तो फिर आपके पास चप्पल ऐसी हो जिसके ऊपर बहुत मतलब नीचे जो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन बने, ग्रिप वो जनरेट कर पाए विद द फ्लो. अब जो पुराने घर होते थे, पुराने घरों में क्या होता था, नीचे वो मतलब कच्चे होते थे ना, तो वो वाला सरफेस कैसा होता था, स्मूथ होता था कि रफ होता था, पानी गिरते थे, और गिर भी जाते थे कभी तो लगती नहीं थी, या तो मर जाएंगे गिर के. तो ऐसे में तो फ्रिक्शन में ऐसे चलेगी कि सरफेस रफ, आपके पास दोनों सरफेस रफ है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, लॉकिंग हो जाती है, ऊपर वाले और नीचे वाले वो जो इरेगुलरिटीज होती है ना उनके बीच में लॉक हो जाते हैं. ऐसे पड़ा कुछ ऐसा मैकेनिज्म फ्रिक्शन का? Yes, अगर ma'am. ये वाला सरफेस भी रफ है और नीचे वाला सरफेस भी रफ है तो क्या हो जाएगी, जो इनके बीच में ऐसे हम्प्स जैसे होंगे, इरेगुलरिटीज आपको दिखती नहीं है, बट बेसिकली उसका जो मैकेनिज्म, जो अगर उसको फाइन स्केल पे देखा जाए, नैनो स्केल पे देखा जाए, तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज उसमें देखी गई है. और जैसे चप्पल हम बात कर रहे हैं कि नीचे पे बहुत डिजाइन वाली हो, अगर प्लेन चप्पल हो तो आप एकदम से फिसल जाते हैं, तो इंटरलॉकिंग हो जाती है. तो यहाँ पे भी वैसे गैस ने एब्जॉर्ब होना है, तो अगर वहाँ पे इस तरह की इरेगुलरिटीज होंगी, बीच बीच में स्पेस होंगे, तो वहाँ पे जाके गैस क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसको रफ करके उसके सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ कर.
Clear है? The second thing by which we can make or we can activate our adsorbent is to finally divided it into smaller pieces. जैसे हमने पहले भी बात की कि हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, छोटे छोटे पीसेस पे हम क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि सपोज चिप्स के पैकेट में एक आलू डाल दिया और चिप्स के पैकेट में छोटे छोटे चिप्स डाल दिए हैं, तो आप बोलेंगे अरे एक आलू हम इतने रुपए का क्यों ले, हम तो वो वाला लेंगे, उस पैकेट में ना ज्यादा लग रहा है। इज इट क्लियर? तो उसी तरह से एक्टिवेशन कैसी कराई जाती है, छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट करके हम फाइनली डिवाइडेड कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एंड दैट विल एक्टिवेट द सरफेस ऑफ दैट एडसॉर्बेंट। क्लियर है? वन मोर थिंग, you can strongly heating the adsorbent और उसको क्या कर लेते हैं आप, एक्टिवेट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी आपका क्या हो जाता है, जो एडसॉर्बेंट का सरफेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। टेम्परेचर रेंजेस फॉर दैट इज 623 to 1200 sorry it is 1273 Kelvin। अब ऐसा क्या हो गया, आपने कोई सरफेस है, हमने बोला था ना कि भाई कोई भी गैस यहाँ से पास हो या फिर आपके जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट होगी वो कोई भी गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो जो एक्टिवेटेड स्पेस था वो तो आपकी किसने, गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब आप इसको हीट करेंगे ना, आपने इसको हीट कर दिया तो ये गैस यहाँ से क्या होगी, एक्सपेल होगी और फिर से आपका जो सरफेस था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप हीटिंग से भी क्या कर सकते हैं, सरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, एडसॉर्बेंट को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So this is all for today's lecture, जिसमें हमने क्या स्टडी किया, फैक्टर्स which affect the rate of adsorption. Is it clear? Yes. Yes. Okay.